हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यूजीसी नेट के जो कॉमर्स का पेपर था उसका हमने स्टार्ट करा था एक यूनिट बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसकी हम फर्स्ट क्लास ले चुके हैं। तो आज हमारी सेकंड क्लास है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है डिमांड। डिमांड मतलब क्या? सिंपल भाषा में डिमांड का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को कोई नोटबुक चाहिए, ठीक है, लेकिन वो सिंपल भाषा में है ना, हम इकोनॉमिक्स की भाषा में हमें समझना होगा कि डिमांड होती क्या है। तो डिमांड का मतलब एक कंज्यूमर जो है उसकी कुछ इच्छा है। जैसे कि एक कंज्यूमर की इच्छा होगी कि उसको खाना चाहिए। अब खाने में भी उसे क्या चाहिए, वो उसकी क्या बन जाएगी, वांट्स बन जाएगी। ठीक है, कि खाने में भी उसको कुछ भी चाहिए, मान लो बर्गर चाहिए, ठीक है। तो फिर अब ये उसकी डिमांड, ये जो बर्गर है ये सिर्फ उसकी क्या है, वांट है, डिमांड नहीं बनी अभी। डिमांड बनने के लिए इसको क्या चाहिए कि उसकी एक तो इच्छा होनी चाहिए पे करने की, ताकि पैसे पे करेगा। और सेकंड, सिर्फ इच्छा ना हो पे करने की, साथ के साथ उसके पास पैसे भी हो। मतलब कि कोई बंदा है, वो खाना चाहता है क्या, बर्गर, ठीक है, और उसकी इच्छा भी है कि वो इसके लिए पैसे पे करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तो मतलब ये डिमांड नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बंदा है और वो कुछ खाना चाहता है और उसके पास पैसे भी है, लेकिन वो उसकी इच्छा नहीं है पे करने की, यानी पे नहीं करना चाहता वो, तो भी वो डिमांड नहीं है। यानी उसके पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए कि जिस चीज़ को वो लेना चाहता है उस चीज़ के लिए वो पेमेंट भी करे, और पेमेंट करने के पास उसके लिए पैसे भी होने चाहिए उसके पास, ठीक है। तो पेमेंट करने की भी उसकी इच्छा हो और पेमेंट करने में वो एबल भी हो। अगर दोनों चीज़ें उसके पास है, साथ में वो चीज़ लेना भी चाहता है, तब जाके वो डिमांड बनती है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। जैसे कि कोई इंसान है, वो हंग्री है, भूखा है, मैंने इसको एक डायग्रामेटिकली वे में समझाया है। तो उसको भोजन चाहिए। अब भोजन जो है वो क्या है, उसकी नीड है, ठीक है। अब इसमें भी उसको क्या चाहिए, बर्गर चाहिए, तो बर्गर क्या होगी, उसकी वांट्स। लेकिन इस वांट को डिमांड में बदलने के लिए क्या करेगा कि उस वांट्स के लिए एक तो वो विलिंग, उसकी इच्छा होनी चाहिए पे करने की, और साथ में उसके पास बाइंग पावर भी हो, पैसे भी हों, पे करने की इच्छा भी हो और पैसे भी हो, ताकि वो पे कर सके। तब जाके वो जो है डिमांड बन जाएगी, ठीक है, ओके। अब जो डिमांड है उसको बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और इसी को हम डिटर्मिनेंट्स भी बोल देते हैं, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स। तो कौन कौन से हैं? कोई भी चीज़ आप खरीदोगे तो खरीदने से पहले जो जो चीज़ हमें उसे खरीदने से मतलब हमारी डिमांड पे अफेक्ट डालेगी। जैसे आप कुछ भी खरीदना चाहते हो तो आप उसकी कम डिमांड करोगे, कम सामान लोगे, या फिर ज़्यादा उसकी डिमांड करोगे, है ना। वो किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस ऑफ गुड्स। जो भी चीज़, जो भी प्रोडक्ट, जो भी सामान आप खरीदना चाहते हो उसकी प्राइस कितनी है। अगर कम प्राइस है तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, हम सोचेंगे कि थोड़े में मिल रही है, चलो और भी ले लेते हैं, बाद में काम आ जाएगी, है ना। और रिलेटेड गुड्स, जैसे कि मान लो चाय और कॉफ़ी में से आपको कुछ लेना है, ये टी होगी या आपकी कॉफ़ी होगी, तो दोनों का प्राइस, यानी आप पीने तो चाय वाले थे, लेकिन जब आपने कॉफ़ी का प्राइस देखा तो आपको लगा कि भाई ये सस्ते में मिल रही है, तो चलो ये ले लेते हैं। तो यानी रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स आप खरीद रहे हो उससे मिलती जुलती जो दूसरा सामान है, अगर उसका प्राइस आप देखो तो फिर आपकी डिमांड चेंज भी हो सकती है। कंज्यूमर की इनकम, यानी जो बंदा सामान खरीदना चाहता है तो उसकी इनकम भी डिमांड पे अफेक्ट डालती है कि उसकी इनकम कितनी है। अगर उसकी इनकम कम है तो वो कम डिमांड करेगा, अगर इनकम ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, ठीक है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की का टेस्ट कैसा है, कहने का मतलब है कि हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है ना। तो उसको देखते हुए वो चीज़ भी जो है वो डिमांड पे अफेक्ट डालेगी। जैसे कोई तो सिंपल कपड़े भी पहन लेगा, है ना, और किसी किसी को ब्रांडेड ही चाहिए, तो वो चीज़ें भी डिमांड पे अफेक्ट करती है। एक्सपेक्टेशन ऑफ कंज्यूमर, कि कंज्यूमर जब कोई चीज़ खरीदने गया तो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्वालिटी या फिर प्राइस, या फिर कुछ भी चीज़ खरीदने गया तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है कि हाँ भी मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ, कोई भी ड्रेस लेने जा रहा हूँ, तो कपड़ा अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साइज़, मतलब वो सारी चीज़ें, कलर अच्छा होना चाहिए ना, कलर वगैरह भी, तो वो सारी चीज़ें भी डिमांड पे अफेक्ट डालेगी।
नहीं तो फिर दूसरी शॉप पे भी जा सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ़ बायर्स, कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको ख़रीदने वाले बायर्स कितने हैं। अगर बायर्स कम है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या होगी, कम होगी। और अगर ख़रीदने वाले बायर्स जो है वो ज़्यादा हैं तो फिर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होगी, मतलब ज़्यादा खरीदेंगे उसको। सप्लाई, कि अगर जो प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो उसकी टाइम टू टाइम सप्लाई हो रही है, मतलब दुकान वालों को टाइम टू टाइम वो प्रोडक्ट मिल रहा है तो दुकान वाले उसको बेचते जाएंगे, तो फिर हो सकता है उस प्रोडक्ट की डिमांड भी ज़्यादा हो जाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब सप्लाई होती है ना तो डिमांड, मतलब सप्लाई और डिमांड का रिलेशनशिप थोड़ा अलग सा है। देखो जैसे कि मान लो अगर नेसेसरी गुड्स है, मतलब कि ऐसा सामान है जो कि हम डेली यूज़ में लाते हैं, तो फिर सप्लाई का अफेक्ट पड़ता है। फिर तो सप्लाई सही होनी चाहिए, ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम, जैसे नमक हो गया, आटा हो गया, तो दुकानदार के पास सप्लाई सही होनी चाहिए, क्योंकि फिर उसका प्राइस बढ़ो कम हो कुछ भी हो, डिमांड उसकी बनी रहेगी, जैसी है वैसी की वैसी। लेकिन अगर कुछ कोई महंगा सामान है, लग्जरियस गुड है, ठीक है, लग्जरियस गुड्स है, जैसे कि कार हो गया, एसी हो गया, है ना, फ्रीज वगैरह, तो उसमें सप्लाई का थोड़ा कम अफेक्ट होता है कि वो तो सिर्फ मतलब कि ज़्यादा जो बोलते हैं ना रिच पीपल वही खरीद पाते हैं। तो सप्लाई का डिमांड पे बहुत अफेक्ट होता है कि सप्लाई कैसी है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, कोई प्रोडक्ट है अगर उसके एडवर्टाइजमेंट पे, विज्ञापन पे, है ना, ऐड आती रहती है जो, तो अगर उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रखा है तो उस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि मार्केट में ये हो जाता है ना कि भाई इसकी तो ऐड टीवी पे भी आती है और न्यूज़पेपर में भी आती है, तो फिर ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो डिमांड उस प्रोडक्ट की ज़्यादा करेंगे कंज्यूमर। और जिसके एडवर्टाइजमेंट खर्चा जिस प्रोडक्ट पे कम हुआ है तो उसकी डिमांड कम भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, आपके डिमांड पे अफेक्ट डालते हैं, इसके बेस पे आपकी डिमांड जो है वो निर्धारित होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन आपके दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन को इस फॉर्मूले से हम याद करते हैं, ठीक है। देखो dx मतलब कि डिमांड ऑफ x, कोई कॉमोडिटी है, हमने उसको नाम दे दिया x, ठीक है। तो ये हमारी कॉमोडिटी है, कोई प्रोडक्ट है, तो उसकी डिमांड यानी कितनी क्वांटिटी हम उसकी मांगेंगे, कितनी मात्रा में हमें वो सामान चाहिए, तो उसका फॉर्मूला क्या है, फंक्शन ऑफ, कि किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस पे डिपेंड करेगी, वही सारी चीज़ें आ गई। px यानी उसका प्राइस कितना है, तब देखेंगे कि हमारी डिमांड कितनी होगी। कंज्यूमर की इनकम कितनी है, रिलेटेड गुड्स जैसे चाय और कॉफ़ी का, है ना, उसका प्राइस कितना है रिलेटेड गुड्स का, तब हम डिमांड पे देखेंगे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस कैसी है, कंज्यूमर का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे जो है वो किसी एक बंदे की डिमांड पे डिपेंड है ये, है ना, क्योंकि सप्लाई की अगर हम बात करें तो वो एक की सप्लाई नहीं होगी, वो तो सॉरी, तो वो जो सप्लाई होगी ना वो तो पूरे उसकी होगी, मतलब कि पूरे एरिया की ऐसा हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक बंदे के हिसाब से अगर देखें तो फिर उसी बंदे के बारे में, मतलब उसी की बता रखी है कि भाई किसी प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा, इनकम, कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी, उसकी टेस्ट, उसके एक्सपेक्टेशन वगैरह, सिर्फ उस एक बंदे की हम अगर डिमांड निकालना चाहे तो हमें ये फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करना होगा। और मार्केट, अगर हम पूरे मार्केट की डिमांड देखें, मतलब सिर्फ एक बंदे की नहीं, बस कि उस मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन सब की अगर हम डिमांड देखें, कितना वो सामान मतलब डिमांड करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो फिर कमोडिटी की प्राइस तो ज़रूरी है ही, रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी, और उन सब का इनकम लेवल भी, और बहुत सारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, सबकी अलग अलग भी हो सकती हैं, और कुछ की ऐसी भी हो सकती है कि ग्रुप बना ले कि भाई इन 3-4 बंदों की एक्सपेक्टेशन एक जैसी है, इन 3-4 बंदों की एक्सपेक्टेशन एक जैसी है। फिर उनका टेस्ट एंड प्रेफरेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है वो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक पर्सन पे हो सकता है इतना अफेक्ट ना करे, बट बहुत जो पूरा ग्रुप होता है उस पर हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो अफेक्ट डालता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे। तो अब एक वर्ड है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। तो हम अब तक पढ़ रहे थे डिमांड, तो ये जो दोनों वर्ड्स हैं ना देखने में लगभग एक जैसे से हैं, क्योंकि अब जब ज़्यादातर जब हम यूज़ करेंगे बोलते टाइम तो हम ये भी वर्ड बोल देते हैं, ये भी बोल देते हैं, मतलब दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से हैं, बट थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में। क्या फ़र्क है, देखो, डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड। तो पहले हम क्वांटिटी डिमांडेड को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये हमारे किस में यूज़ होगी, जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, तो उसमें हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो यूज़ होगी, ठीक है। ओके, तो कोई आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट का प्राइस था 20 रुपये, और 20 रुपये में आपको 5 जैसे मान लो
क्या बताएं, 20 रुपये में मान लो आपको 5 टॉफ़ीज़ मिलती थी, ठीक है, ओके। फिर अब जो टॉफ़ीज़ है उनका प्राइस हो गया कम, तो फिर आपने सोचा कि भाई प्राइस कम हो गया, अब एक्स्ट्रा मिलने लगी तो फिर मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो अब 16 रुपये हो गया प्राइस। प्राइस कम होते ही आपकी जो सामान खरीदने की डिमांड है मतलब बढ़ गई ना। क्वांटिटी पहले 5 थी, अब कितनी होगी 6, यानी पहले 5 आप खरीदते थे, अब कितने खरीदने लगे, 6 खरीदने लगे। तो जैसे ही प्राइस कम हो गया क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ गई, ठीक है। और फिर प्राइस इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, 24 हो गया, 20 से 24 हो गया। जैसे ही प्राइस बढ़ा हमारी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई, हमने कम खरीदना शुरू कर दिया। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये पता चली कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। इन्वर्स मतलब कि विपरीत, उल्टा रिलेशनशिप है ना, कि जैसे ही एक बढ़ा, प्राइस बढ़ा, 20 से 24 हुआ, तो जब हम खरीद रहे थे जितनी क्वांटिटी वो कम खरीदने लगे, 5 से 4 खरीदने लगे। और जैसे ही प्राइस कम हुआ यानी 20 से 16 हो गया, वैसे ही हमारी क्वांटिटी जो है खरीदने की बढ़ गई, हमने एक्स्ट्रा खरीदना शुरू कर दिया। तो क्वांटिटी डिमांडेड किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे डिपेंड करता है, यानी प्राइस बढ़ेगा या फिर घटेगा उससे हमारी जो क्वांटिटी है ना किसी प्रोडक्ट की, कितनी क्वांटिटी हम खरीदेंगे, तो वो डिपेंड करेगा। अच्छा, तो क्वांटिटी डिमांडेड तो समझ आ गया कि क्वांटिटी यानी किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी। तो फिर डिमांड क्या है, डिमांड मतलब कि हम क्या खरीदना चाहते हैं, ये हमें आंसर देता है व्हाट का, कि हम क्या खरीदना चाहते हैं। कोई भी चीज़ होगी, जैसे कि हमने टॉफ़ीज़ ही खरीदनी है ना, लेकिन कितनी क्वांटिटी में खरीदनी है, हाउ मच, तो उसका आंसर हमें देता है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, ओके। अब जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड डिपेंड किस पे करती है, जो हमारे अदर फैक्टर थे ना प्राइस को छोड़ के, कौन कौन से फैक्टर थे, रिलेटेड गुड का प्राइस हो गया, कंज्यूमर का इनकम लेवल हो गया, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो गए, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन हो गई, यानी जो अदर फैक्टर है ना उस पर डिपेंड करती है हमारी डिमांड। प्राइस के बढ़ने घटने का जो भी इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी डिमांडेड पे होगा, लेकिन डिमांड पे अफेक्ट प्राइस नहीं डाल सकता बिल्कुल भी। इस पे कौन अफेक्ट डालेगा, अदर फैक्टर, जैसे कि हमारा इनकम लेवल, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डिमांड पे अफेक्ट डालेंगी, क्योंकि डिमांड टोटल वैल्यू होती है, क्वान्टिटी थोड़ी ना है ये, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अच्छा, एक चीज़ और, जो क्वांटिटी डिमांडेड है ना वो रिलेटेड होती है किससे, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है उसमें क्या हो, मूवमेंट अगर हो तो वो किससे रिलेटेड होगा, क्वांटिटी डिमांडेड से। और अगर डिमांड कर्व में शिफ्ट हो जाए, शिफ्टिंग अगर हो जाए, तो वो किससे रिलेटेड है, डिमांड से। बस आपको 2 चीज़ें ये याद रखनी है, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, मूवमेंट और शिफ्टिंग, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दूं कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किससे रिलेटेड है, मूवमेंट इन डिमांड कर्व, और डिमांड किससे रिलेटेड है, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का लॉ क्या है, अभी तो हमने बताया था ऊपर कि जब अदर फैक्टर्स सेम रहें, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन किसी प्रोडक्ट को लेके जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी, अदर गुड्स का प्राइस जितना था उतना का उतना रहेगा, यानी सेटिरस पैरिबस, मतलब बाकी सारी चीज़ें सेम रहे, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ के, प्राइस को छोड़ के। यानी प्राइस में चेंज अगर हो, प्राइस बढ़े या फिर अगर कम हो, तो उसका अफेक्ट किस पे पड़े, क्वांटिटी डिमांडेड पे। और इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप बताता है वो रिलेशनशिप कौन बताता है, लॉ ऑफ डिमांड। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। कोई भी सामान है या कोई भी सेवा है, सर्विसेज है, तो उसके प्राइस कितने का सामान वो आया और कितनी क्वांटिटी हमने खरीदी, उन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप बताने का काम जो लॉ करता है, जो नियम करता है, उस नियम को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। जैसे कि अभी हाल ही में जो चला हुआ है ना, टमाटर, तो इसके प्राइसेस जब कम थे तो हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी खरीद लेते थे, है ना, 1 kg 2 kg जितना भी होता था। और जैसे ही इसके प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ते ही हमने तो मतलब कि बोलते ही खरीदना ही बंद कर दिया ना, क्वांटिटी बहुत कम होगी, है ना। तो यानी प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप हुआ, जब प्राइस कम थे तो क्वांटिटी ज़्यादा खरीदते थे, जब प्राइस बढ़ गए तो क्वांटिटी कम खरीदने लगे। दोनों के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। क्यों है ये इन्वर्स रिलेशन, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड के कारण,
ठीक है, समझ आई ये चीज़, लॉ ऑफ डिमांड समझ आया। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। डिमांड कर्व, तो फिर डिमांड कर्व क्या है? अभी हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड, हमने पढ़ी डिमांड, हमने पढ़ी क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड कर्व है जो कि हमारी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। तो फिर आप कहोगे अभी तो आपने बताया था कि वो तो डिमांड कर्व नहीं होता, वो तो लॉ ऑफ डिमांड होता है जो कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच रिलेशनशिप को बताता है। तो डिमांड कर्व क्या भला है फिर? डिमांड कर्व भी क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, लेकिन कैसे बताता है? इसमें हम ग्राफ पे उस चीज़ को अगर शो कर दें तो फिर ग्राफ पे वो जो लाइन बनेगी ना, वो जो कर्व बनेगा वो डिमांड कर्व होता है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड जस्ट बताता है कि रिलेशनशिप है, लेकिन उसी को अगर हम किसी पन्ने पे उतार दें, ग्राफ पेपर पे अगर हम बना दें कर्व की फॉर्म में, तो वो होता है डिमांड कर्व। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस होती है, सबको पता है, ये आपने मैथ में आप पढ़ चुके हो है ना, 9th-10th में। और ये आपका वाई एक्सिस होता है इधर। ठीक है, नीचे जहाँ पे आपका एक्स एक्सिस होता है वहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लिखेंगे, कितनी क्वांटिटी में आपने सामान खरीदा है ना, और इधर हम लिखेंगे प्राइस। तो जब प्राइस 3 थी तब आपने क्वांटिटी, सेकंड वाली जो क्वांटिटी थी आपकी वो खरीदी, और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी आपने ज़्यादा खरीद ली। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जब प्राइस 2 थी तब आपने इतनी क्वांटिटी खरीदी थी, और जैसे ही प्राइस बढ़ गई तो आपकी क्वांटिटी कम हो गई, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो फिर बाद में ये जो 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं जहाँ पे, और वहाँ से हम जो ये लाइन बनाएंगे ना, उस लाइन को हम बोलेंगे डिमांड कर्व, कि ये है भाई डिमांड। ठीक है, समझ आया डिमांड कर्व। अब देखो, अब जो है ना, अब हम जो मेन टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं। तो इसमें एक मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व है ना, और एक शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व है। साथ ही में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आज वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही में वीडियो को अपने ग्रुप के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो कर दीजिएगा, और हाँ जी, ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो जो बच्चे नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए, प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।